हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के 100 प्रश्न देखने वाले हैं। वन लाइनर ही रहेंगे जो भी प्रश्न है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो आपको ये तो पता ही होगा कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह। किस ग्रह को कहा जाता है? और मंगल का जो होता है क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मार्स कहते हैं, है ना। और वैसे जो यहाँ से ग्रह से प्रश्न लिया गया है, तो ग्रह टोटल कितने हैं? तो टोटल ग्रह 8 है। पहले 9 ग्रह भी था लेकिन अभी 8 है। और परंपरा के आधार पे जो ग्रह हैं, ग्रहों की संख्या 8 है। सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले जो है हम लोगों का बुध है। सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है। सॉरी, एक सेकेंड। पहले कौन सा है? बुध है। फिर कौन सा है? शुक्र। बुध को कहते हैं क्या? मर्क्यूरी, जिसको कहते हैं। शुक्र को कहते हैं वेनस। फिर होता है अर्थ, जिसको पृथ्वी कहते हैं। स्पेस थोड़ा कम है इसीलिए मैं ऐसे ही कह दे रही हूँ। पहला है बुध। परंपरा के आधार पे, यानी कि कौन से पहले स्थान पे है? तो बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल होगा इसके बाद, फिर बृहस्पति होगा, फिर शनि होगा, और फिर अरुण और वरुण होगा। ये 8 ग्रह टोटल होते हैं परंपरा के आधार पे। और आकार की दृष्टि से बोले तो आकार की दृष्टि से सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मंगल का जो रंग है, यानी मंगल ग्रह का जो रंग है वह लाल क्यों है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल का रंग क्या है? लाल है। ये आपको याद रखना है। ये मंगल ग्रह जो है कितने उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह में कितने उपग्रह हैं टोटल? तो 2 उपग्रह हैं इनके पास। पहला है फोबोस और डिमोस। ये बहुत ज़्यादा प्रश्न हाईलाइट रहता है। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। अगला है, किस ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है? तो मंगल ग्रह पे ऋतु परिवर्तन होते रहता है, जैसे हम लोगों के यहाँ पृथ्वी पर होता है। अगला है, सौरमंडल का सबसे ज्वालामुखी जो बड़ा है वो कौन सा है? तो ओलिपस है। और ये भी आपको याद रखना है कि ये मंगल ग्रह पर ही है, ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पे है? मंगल ग्रह पे है। और यहाँ पर्वत भी सबसे बड़ा यहीं पे है। देखिए यही क्वेश्चन आ गया। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो निक्स ओलंपिया है। कौन सा है? निक्स ओलंपिया है, जो मंगल ग्रह पर ही है। अगला है, निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से कितना ऊंचा बड़ा है, या कितने गुना ऊंचा है? तो ये है 3 गुना ऊंचा है। जबकि हमारा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? याद रखना है आपको, 8848 मीटर। याद रखिएगा, ठीक है, 8848 मीटर। अगला है, शनि आकाश में किस रंग का दिखाई देता है? शनि की बात हो रही है, जिसको सैटर्न अंग्रेजी में कहते हैं। तो पीले तारे के समान वो दिखाई देती रहता है। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ये भी आपको याद रखना है, टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है, ठीक है। अगला देखिए, अरुण की खोज किसने की थी? अरुण, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यूरेनस कहते हैं। यूरेनस, नेपच्यून। वरुण को कहते हैं, अरुण को क्या कहते हैं? यूरेनस, ठीक है, यूरेनस। देखिए, अरुण की खोज किसने की थी? तो ये आपको याद रखना है, विलियम हर्शेल ने की थी अरुण की खोज, यूरेनस की खोज। किस ग्रह का सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त जो होता है वो पूरब की ओर होता है? तो यूरेनस ही इसका आंसर होगा। यानी कि सूर्योदय जो होता है वहाँ पे पश्चिम में होता है और सूर्यास्त उसका पूरब होता है, ठीक उल्टा, ठीक है। देखिए अरुण ही इसका आंसर है। अगला है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। अरुण ही लेटा हुआ ग्रह है। यूरेनस क्या है? लेटा हुआ ग्रह की श्रेणी में आता है। ये भी आपको याद रखना है। किस ग्रह के चारों ओर 9 वलय है? तो अरुण के चारों ओर 9 वलय है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अरुण पर किस गैस की भरमार होती है? यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा जो होती है किस गैस की होती है? तो मीथेन गैस की होती है, ठीक है। मीथेन गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है यूरेनस में।
अब आ गया नेपच्यून से प्रश्न। देखिए, वरुण की खोज कब और किसने की थी? वरुण मतलब अर्थात नेपच्यून, ठीक है, नेपच्यून। नेपच्यून, वरुण की खोज कब और किसने की थी? तो जोहान गाले ने की थी 1846 ईस्वी में, ठीक है, 1846 में जोहान गाले। अब हरे रंग का ग्रह किसे है? तो ये देखिए वरुण का है। वरुण जिसको नेपच्यून कहते हैं, वहाँ इसे हरे रंग का ग्रह कहा जाता है। अगला है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुकी है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिसमें जीवन है तो वो कौन सा ग्रह है? अर्थ है हम लोगों का, पृथ्वी, जिस पे हम लोग रहते हैं। अगला है, सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो ये 5वां है, ठीक है। पृथ्वी का स्थान सबसे बड़े ग्रहों में 5वें स्थान पे है। और सबसे पहला स्थान किनका है? बृहस्पति का है, वो आपको याद रखना है। बहुत प्रश्न आए हैं बृहस्पति से कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा है पृथ्वी, सॉरी पृथ्वी नहीं, बृहस्पति, और 5वें स्थान पे है हमारा पृथ्वी, ठीक है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? जो पृथ्वी है आकार और बनावट की दृष्टि से वो वेनस के समान है। वेनस मतलब शुक्र, ठीक है, वेनस। और इसमें आपको याद रखना है, जो वेनस है, शुक्र है, वो पृथ्वी की भगनी भी कही जाती है। क्यों क्यों कही जाती है? क्योंकि ये आकार और बनावट की दृष्टि से भी समान है और ये बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही देखने में लगता है, तो इसीलिए इसको पृथ्वी की भगनी कहा जाता है। सिस्टर प्लैनेट भी इसे कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि भोर का तारा और संध्या का तारा कहाँ निकलता है? तो भोर का तारा या संध्या का तारा का भी आंसर शुक्र ही हो जाएगा, ठीक है। और ये सबसे अधिक गर्म तापमान यहीं पे रहता है, सब सर्वाधिक गर्म यहाँ रहता है। यहाँ पे 480 डिग्री सेल्सियस, 480 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान रहता है इस ग्रह का, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? यही है सबसे चमकीला ग्रह। अगर आपसे पूछे कौन सा है, तो सबसे चमकीला ग्रह, देखिए यहाँ से शुक्र से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। एक तो सबसे पहले याद रखिएगा, पृथ्वी की भगनी कौन है? तो शुक्र है, ठीक है। पृथ्वी की भगनी कौन है? तो शुक्र है। फिर पूछा जाएगा कि भोर का तारा कहाँ निकलता है? तो शुक्र ही भोर का तारा निकलता है। और संध्या का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को ही कहा जाता है। फिर पूछा जाएगा कि सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र ही है, इसका अंग्रेजी नाम है वेनस, ये आपको याद रखना है, VENUS। और पूछा जाएगा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र है। शुक्र से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि शुक्र का जो है अपना कोई उपग्रह नहीं है, इसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। लेकिन पृथ्वी का अपना उपग्रह है, पृथ्वी का अपना उपग्रह है। और कौन है पृथ्वी का अपना उपग्रह? चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा है, ये आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी का उपग्रह। यहाँ से शुक्र से याद कर लीजिएगा, प्रश्न यहाँ बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं शुक्र से। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों का, बैरोमीटर के पठन का लगातार बढ़ना, बैरोमीटर के पठन का लगातार बढ़ना किस मौसम का सूचक होता है? तो ये प्रति चक्रवात का सूचक होता है और साफ मौसम का सूचक होता है, ठीक है। वायुदाब जो मापा जाता है, वायुदाब को मापने वाला यंत्र क्या होता है? तो बैरोमीटर ही होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 प्रश्न इसमें इंक्लूड हो गए। अगला है देखिए, सेल्सियस थर्मामीटर यंत्र के आविष्कारक कौन है? सेल्सियस थर्मामीटर यंत्र के आविष्कारक कौन है? तो ये आपको ध्यान रखना है, एंडर्स सेल्सियस, एंडर्स सेल्सियस, इन्हीं के नाम पे थर्मामीटर यंत्र का नाम रखा गया है। अगला है, केस आर्द्रता मापी यंत्र के आविष्कारक कौन है? तो डी शॉशर, क्या नाम है? डी शॉशर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के धरातल पर कितने वायुदाब कटिबंध है? तो ये आपको याद रखना है, कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 है। पृथ्वी के धरातल पर कितने वायुदाब कटिबंध है? तो 4 है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल किस कटिबंध में पाए जाते हैं? उष्ण मरुस्थल की बात हो रही है, किस कटिबंध में पाए जाते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए कि उपोष्ण
वायुदाब में ये पाया जाता है? सबसे उष्ण मरुस्थल, ठीक है, सबसे उष्ण मरुस्थल कहाँ पाया जाता है कटिबंध में? तो ये उपोष्ण उच्च वायुदाब में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, खाली स्थान से बादलों की दिशा एवं गति का मापन किया जाता है, यानी कि बादल की दिशा और गति का मापन कैसे होता है? तो कैसे होता है? नेफोमीटर से होता है। कैसे होता है? नेफोमीटर से इसका मापन होता है, बादलों की दिशा का और गति का। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने लिए हैं। अगर आपको अच्छा लगे, आपके फ़ायदे का हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और दोस्तों में शेयर भी करें, क्योंकि यहाँ जितने भी प्रश्न मैंने लिए हैं और जितने भी प्रश्न अभी तक मैंने बनाए हैं वीडियो में, तो वो आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर का ही रहा है या फिर आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वही प्रश्न मैं उठाती हूँ। पहला अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि कम खाली स्थान की वजह से बादल वायुमंडल में तैरते हैं। तो कम घनत्व के कारण क्या होते हैं? बादल जो होते हैं तो वो क्या होते हैं? वायुमंडल में तैरते रहते हैं। क्यों? कम घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं, उसमें घनत्व की कमी हो जाती है तभी। अगला देखिए, कपास बादल का आकार समतल और शीर्ष खाली स्थान होता है। कपासी बादल का आकार समतल और शीर्ष खाली स्थान होता है, तो कैसा होता है? गुंबद नुमा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वर्षा को कैसे परिभाषित करेंगे? तो जब वाष्प, ये आप सभी ने पढ़ा होगा कि जब जल वाष्प की बूंदें क्या होती है? जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो क्या होता है? वर्षा होती है ना। वायु के ठंडा होने की विधियों के अनुसार वर्षा कितने प्रकार की होती है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वायु के ठंडा होने के बाद जो वर्षा की के प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, वो 3 तरह के हो जाते हैं। जैसे वायु होते हैं अलग अलग, उसी तरह वर्षा भी प्रकार होते हैं वर्षा के भी। तो पहला है समवहनीय वर्षा। पहला क्या है? समवहनीय वर्षा। अगला है पर्वतकृत वर्षा। फिर है चक्रवाती वर्षा। नाम से स्पष्ट है, समवहनीय वर्षा, फिर है पर्वतकृत वर्षा और चक्रवाती वर्षा। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि किस जलवायु प्रदेश का नामकरण शंकुधारी वृक्षों के आधार पर किया गया है? किस जलवायु प्रदेश का नामकरण शंकुधारी वृक्षों के आधार पर किया गया है? तो वो है टैगा प्रदेश। टैगा प्रदेश में शंकुधारी वृक्ष की अधिकता होती है, इसीलिए इसको टैगा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। विश्व का शीत ध्रुव किसे कहा जाता है? तो बरखो यास्क को कहा जाता है। बरखो यास्क को कहा जाता है, ठीक है। बरखो यास्क कहाँ स्थित है? तो ये टैगा प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, किस जलवायु में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है? तो टुंड्रा जलवायु में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, लाइकेन और मास किस जलवायु में मिलते हैं? लाइकेन और मास तो ये टुंड्रा प्रदेश में ही मिलते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्वतीय भागों में कौन सी जलवायु पाई जाती है? पर्वतीय भागों में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो ये उच्च भूमि जलवायु पाई जाती है, आपको ये भी ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। पवन क्या है? तो ये सभी को पता ही होगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाली जो वायु होती है वही पवन कहलाती है। और पवन हमेशा किस क्षेत्र की ओर चलती है? तो ये देखिए, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर पवन चलती रहती है। देखिए, पृथ्वी के किस गति के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है? तो ये घूर्णन गति के कारण होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण क्या होता है? पवनें अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं। अस्थायी पवनें कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, अभी मैंने बताया था कि पवन 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए, वाणिज्य, पछुआ और ध्रुवीय। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे होता है? तो ये भी आपको पता होगा, 5.5 घंटे हमारा भारत का समय क्या होता है? ग्रीनविच से आगे होता है। अगला देखिए, ध्रुवों पर रात कितने समय का होता है? ध्रुव पर रात कितने समय का होता है? रात दिन कितने समय का होता है?
रात दिन कितने समय का होता है ध्रुवों पर, तो ये 6-6 महीने का होता है, ठीक है, 6-6 महीने का होता है ध्रुव पर रात दिन। अब जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है तब उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र में कौन सी ऋतु होती है। जब भूमध्य रेखा ठीक ऊपर होता है तो कौन सी होती है, यह बसंत ऋतु होती है, जो भी हम लोगों का है। अगला है, जब सूर्य कर्क रेखा से ठीक ऊपर होता है तो उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में कौन सी ऋतु होती है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो उस समय क्या हो जाता है हम लोगों का, ग्रीष्म ऋतु आगमन हो जाता है। अगला है, किस क्षुद्र ग्रह को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, तो फोर्ड वेस्टा जो होता है उसको खुली आंखों से बिल्कुल हम लोग देख नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे पहला खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो सीरस है, ये भी आपको पता ही होना चाहिए, बहुत ही आम क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, धूमकेतु के पुंज का निर्माण कैसे होता है, तो सूर्य के निकट पहुंचने पर धूमकेतु का ठोस मध्य भाग जलकर क्या होता है, गैस को उत्पन्न करता है, उसी से धूमकेतु के पुंज का निर्माण होता है। धूमकेतु को और किस नाम से जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, पुच्छल तारा के नाम से जाना जाता है धूमकेतु। धूमकेतु की खोज किसने की थी, तो देखिए एडमंड हेक ने की थी धूमकेतु। कौन सा धूमकेतु प्रत्येक 76 साल बाद दिखाई देता है, तो हेली धूमकेतु क्या होता है, प्रत्येक 76 साल बाद दिखाई देता है। क्या है, ड्वार्फ मंदाकिनी क्या है, ड्वार्फ मंदाकिनी क्या है, तो यह है नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी। अगला प्रश्न देखिए, आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को क्या कहा जाता है, तो ये देवयानी कहा जाता है, आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत स्वच्छ जल यानी मीठा जल है, तो ये 2.5% ही है हम लोगों के। अगला है, महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुण क्या है, तो तापमान होती है और लवणता ही होता है ना। महासागर के 2 गुण तापमान और लवणता होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। जलमंडल का वह भाग जिसकी निश्चित सीमा ना हो क्या कहलाता है, तो वो क्या होता है, महासागर कहलाता है, ओशियन कहलाता है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो ये आपको ये तो जानकारी होगी ही, प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा महासागर। अब है, खाड़ी का क्या मतलब है, खाड़ी का क्या मतलब है, तो समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र होता है उसे ही क्या होता है, खाड़ी कहते हैं ना। समुद्र का जो स्थल भाग है उसमें प्रवेश कर जाने वाले जो जल होते हैं, जल क्षेत्र होते हैं, उसको क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। ये आई थिंक पता होगा सबको। अगला देखिए, किस महासागर में वार्षिक तापांतर होता है, अधिक होता है, किस महासागर में वार्षिक तापांतर अधिक होता है, तो कौन से महासागर में होता है, तो ये अटलांटिक महासागर में होता है। अगला है, लवणता को कैसे व्यक्त किया जाता है, तो प्रति 1000 में व्यक्त किया जाता है, ठीक है, लवणता खाड़ेपन को। अब समुद्र जल की औसत लवणता कितनी है, तो 35 प्रति 1000 होती है, कितनी होती है, 35 प्रति 1000 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। समुद्र जल की औसत लवणता कितनी होती है, 35 प्रति 1000 होती है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में किस मानसून की वजह से वर्षा होती है, तमिलनाडु का जो तटीय क्षेत्र है किस मानसून की वजह से वर्षा होती है, तो ये शीतकालीन मानसून के कारण वहाँ पे वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए स्थल्य समीर किसे कहते हैं, तो रात्रि में हवाएं स्थल से जल की ओर चलने लगती है, इसे ही क्या कहते हैं, स्थल्य समीर कहते हैं। रात में जो हवा होती है स्थल जल की ओर से क्या होती है, चलने लगती है, तो उसको ही स्थल्य समीर कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लू पवन का प्रभाव क्षेत्र कहाँ है, लू पवन का, तो उत्तरी भारत और पाकिस्तान के मैदानी में सबसे ज़्यादा लू इधर ही लगते रहता है, लू पवन इधर ही चलता है तो इधर ही लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जावा और इंडोनेशिया में बहने वाली कौन सी हवा तंबाकू की खेती को नुकसान पहुंचाती है, तो ये कोई बैग है, ठीक है, कोई बैग। अब है, नॉर्वेस्ट हवा कहाँ बहती है, तो ये न्यूजीलैंड में बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, सांता आना पवन से किसकी पैदावार को नुकसान होता है, सांता आना पवन से किसकी पैदावार को नुकसान होता है, तो ये जो वायु होती है वो फल के लिए घातक होती है। अगला है देखिए, सांता आना पवन प्रभाव का क्षेत्र कौन सा है, तो ये कैलिफोर्निया की तरफ होता है, ठीक है। अगला है, भारत में वैशाखी नाम की गर्म हवाएं कहाँ बहती है, तो ये असम में बहती है, असम जिसको कहते हैं असम में, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए, स्थलमंडल किसे कहते हैं? स्थलमंडल पे मैंने शायद वीडियो बनाया है, तो ज्योग्राफी का जो भी क्लास है प्लेलिस्ट में पढ़ा है, देख लीजिएगा। तो स्थलमंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की संपूर्ण बाहरी परत जिस पर महाद्वीप और महासागर स्थित है उसको ही क्या कहते हैं? स्थलमंडल कहते हैं। पृथ्वी की संपूर्ण बाहरी परत जिस पर महाद्वीप और महासागर स्थित है। हम लोग भी स्थलमंडल पे ही रहते हैं। अगला है प्रश्न, पृथ्वी में कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? तो ये 29% पर स्थल है, और जल कितने स्तर पे है? तो 71% पे है। ठीक है। अगला देखिए, ज्वालामुखी में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? ज्वालामुखी में जो ज्वालामुखी फटती है उसमें जलवाष्प की मात्रा भी होती है। तो 80 से 90% क्या होती है? जल की ही मात्रा होती है, जलवाष्प की। ठीक है, ये आपने कभी जाना? जलवाष्प की मात्रा होती है ज्वालामुखी में। लोग कहेंगे कि आगे आग होती है। अब देखिए, ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा और कौन सी गैसें होती है? तो इसमें भाई कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है ना। अगला प्रश्न देखिए, धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? ये प्रश्न बहुत बार रिपीटेड हुआ है, मैग्मा कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, धरती के ऊपर आने के बाद ज्वालामुखी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? लावा कहते हैं, है ना। धरती के ऊपर जो ज्वालामुखी का तरल पदार्थ आता है उसको लावा कहते हैं, और धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। नीचे वाले को मैग्मा, ऊपर वाले को लावा कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला है, शिंडर किसे कहते हैं? शिंडर किसे कहते हैं? तो हवा में उड़ा हुआ लावा जब ठंडा होकर टुकड़ों में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सिंडर कहते हैं। हवा में उड़ा हुआ लावा, ज्वालामुखी के फटने के कारण ही ये होता है। तो जो अंदर जाता है उसको मैग्मा कहते हैं, ऊपर आता है उसको क्या कहते हैं? लावा कहते हैं, और जो इधर उधर उड़ उड़ के चले जाता है, टुकड़ों में बदल जाता है, तो उसको सिंडर कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो ज्वालामुखी जो प्रकार के होते हैं 2 ही होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, मृत या शांत ज्वालामुखी। ये आपको याद रखना है। 3 तरह के ज्वालामुखी होते हैं, और ये उद्गार अवधि के अनुसार होते हैं, 3 तरह के। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी का क्या अर्थ है? सक्रिय नाम से यह स्पष्ट है। तो ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से हमेशा धूल, धुआं, वाष्प, गैस, राख, लावा आदि पदार्थ बाहर निकलते रहता है, तो उसको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप के किस जगह पे है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, अंडमान निकोबार। ठीक है, कौन सी जगह पे है? अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न देखिए, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी किसे कहते हैं? प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी आप लोगों ने जाना। अब है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो ऐसे ज्वालामुखी जिसमें लंबे समय में उद्गार नहीं हुआ हो। ऐसे ज्वालामुखी जिसमें लंबे समय तक उद्गार नहीं हुआ लेकिन कभी भी ये सक्रिय हो सकता है, तो उसको यानी कि ऐसे ज्वालामुखी जिसमें लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ हो लेकिन कभी भी ये सक्रिय हो सकते हैं, यानी कि ऐसे बम जो मतलब कभी भी फटने वाले हैं, ऐसे कह सकते हैं, तो उसको प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, मृत या शांत ज्वालामुखी क्या होता है? तो इसमें मैंने तीनों चीज़ों को ऐड किया है, सक्रिय, प्रक्षुब्ध और ये क्या है? देखिए, मृत या शांत। देखिए, ऐसे ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ हो और न ही दोबारा सक्रिय होने की संभावना नजर आती है, तो उसको क्या कहते हैं? मृत या शांत ज्वालामुखी। ठीक है। अगला है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है इंदिरा सागर झील है। ठीक है, इंदिरा सागर झील है सबसे कृत्रिम झील। अगला है, गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है गोविंद सागर झील। ये भी प्रश्न आया हुआ है, गोविंद सागर झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये गरशोप्पा है, जोग या गरशोप्पा के नाम से ये जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जोग जलप्रपात या गरशोप्पा जलप्रपात, ये कोई भी नाम आए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गरशोप्पा कह सकते हैं। जोग जल प्रपात कहाँ पे है स्थित है? तो ये कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक में स्थित है।
जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो देखिए इनका नाम चेंज करके महात्मा गांधी जलप्रपात रख दिया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, करेंट अफेयर्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ है? देखिए महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ है? तो जोग जलप्रपात पर ही है, ये कर्नाटका में है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये कौन से नदी पे है? श्रावती नदी पर है, ठीक है, श्रावती नदी पर है। कोलकाता जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये कोलकाता जलप्रपात बिहार में है, ठीक है। गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो ये है गंगोत्री, उत्तराखंड। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो ये तो पता ही होगा, गंगा है हमारी। अगला है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश को। गंगा को यानी कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से बुलाया जाता है? तो पद्मा नाम से बुलाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें दोस्तों में। अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो शेयर सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, क्योंकि शेयर सब्सक्राइब करिएगा तभी नोटिफिकेशन आएगा और नोटिफिकेशन आएगा तभी आप लोग पढ़ पाइएगा, ठीक है। और सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि देखिए यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब पे पढ़िए, रिवीजन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो छूटा चीज़ है, जो छूट गया है, वो बाई चांस क्या होता है, वीडियो के थ्रू वो कंप्लीट हो जाता है आपका। तो जो छुटपुट चीज़ें होती हैं वो यूट्यूब के जरिए आपकी पूरी हो जाती है। बाकी सेल्फ स्टडी पे बहुत ज़्यादा फोकस दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? ये गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत में कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी क्या बनाती है? सुंदरवन डेल्टा बनाती है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है। अगला है, शांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ये शांगपो नदी से भी प्रश्न आए हैं, अरुणाचल प्रदेश। आपका ईवीएस जीकेजीएस यहीं से कवर, इस सब से यहीं से प्रश्न बनते ही हैं और कहीं से प्रश्न बनने ही नहीं हैं। सबसे ज़्यादा पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री पे ध्यान दीजिए। आपका ईवीएस कंप्लीट 20 में 20 मार्क आपके तय हैं। अगला है, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा किसकी सहायक नदी है? तो ये नर्मदा की है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी हो गया और बंगाल का शोक कौन सा हो गया? दामोदर नदी हो गया, ठीक है। अगला है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो ये हो गया हम लोगों का ये नर्मदा नदी, ठीक है। अगला देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये है, कौन सी है? गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी है। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गंगा ही है। भारत में बहने के अनुसार भारत की पूछी जा रही है तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। और विश्व की पूछी जाए यहाँ पे तो क्या होगा? नील नदी हो जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। सिलेक्शन के लिए पढ़ना है इस बार, सिलेक्शन के लिए ऐसे ही पढ़ना नहीं है, सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। सिलेक्शन लेना है 2023 में किसी भी हाल में, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा मात्रा में आने वाली है हर स्टेट में, ठीक है। तो एक वैकेंसी तो लेनी ही लेनी है, और लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़िए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।